आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा अपडेट आ गया है। आज नहीं होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट से पहले होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफी के लिए भी कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट नहीं होगा, उससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा और इस पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। नार्को टेस्ट जो है एक इन्वेजिव टेक्निक है। उसको इन्वेजिव टेक्निक करने से पहले हम एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक भी करते हैं और इसको पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन कहते हैं। तो पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट की कंसेंट ज़रूरी है। तो अभी तक कोर्ट ने जो कंसेंट दी थी वो नार्को टेस्ट के लिए दी थी। तो अभी पहले पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट मिल जाएगी, उसके बाद इसका नार्को टेस्ट होगा। ये अगर कोर्ट कंसेंट आज मिल जाती है तो विद इन 10 डेज सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन भी है और बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और नार्को टेस्ट भी हो जाएगा विद इन 10 डेज। तो बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। नार्को टेस्ट से पहले होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी के लिए भी कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। आपको बता दें कि बार बार पूछने के बाद भी अभी तक आफ्ताब ने पूरा सच नहीं उगला है और अभी इस समय जानकारी यह है कि पुलिस के पास पूरे 50 सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार है, जो नार्को टेस्ट में पूछी जाएगी। नार्को टेस्ट की पहले ही इजाजत दे चुका है कोर्ट और अब बारी है पॉलीग्राफी टेस्ट की। आपको बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट होने के बाद ही आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा और इसी नार्को टेस्ट के जरिए सच उगलेगा आफ्ताब। ये पूरी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि आफ्ताब ने जहां कहीं भी श्रद्धा के शरीर के सभी टुकड़े फेंके हैं वहां लगातार पुलिस जा रही है, तलाशी कर रही है, छानबीन कर रही है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके आज कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस को श्रद्धा के शरीर के सभी टुकड़े हाथ नहीं लगे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, जानकारी ये मिल रही है कि नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिसके लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने सुबह से ही लगातार भारत 24 इस चीज को प्रमुखता से दिखा रहा है कि इस टेस्ट के साथ एक सीरीज ऑफ टेस्ट होता है, जिसमें पॉलीग्राफी पहले आएगा, पहले इंटरव्यू भी किया जाएगा, होश में लेके तमाम ऐसी चीजें की जाएंगी जिससे वो पहले जानने की कोशिश की जाएगी होश में ये आरोपी आफ्ताब क्या बोलता है। उसके बाद आखिरी में नार्को टेस्ट होगा, जिसमें ड्रग्स दिए जाएंगे और इससे कोशिश की जाएगी जो अपने दिमाग से कंट्रोल खो दे। उसके बाद ही ये टेस्ट किया जाएगा, जिसमें काफी टेक्नीशियन डॉक्टर्स के सामने टेस्ट होगा ये, और उसके बाद ही पुलिस इस जांच में आगे बढ़ पाएगी कि आगे क्या करना है। लगातार कई दिनों से पुलिस जांच कर रही है, कई टुकड़े मिल चुके हैं जिनके डीएनए के लिए भेज दिया गया है। डीएनए टेस्ट के बाद ही पता बताया जाएगा या क्लियरली कहा जाएगा कि वो जो टुकड़े मिले हैं या हड्डियां मिली हैं वो श्रद्धा की है। आपको बताते हैं अब तक इस मामले में श्रद्धा के पिता का डीएनए ले लिया गया है और डीएनए से श्रद्धा का डीएनए मैच कराया जाएगा। जब डीएनए मैच होने के बाद ये कंफर्म कहा जाएगा कि ये जो टुकड़े हैं या ये हड्डियां हैं ये सब श्रद्धा की हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आज नहीं होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट, बड़ी जानकारी आपके लिए। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा और जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहे हैं कि पूरे 50 सवालों की फहरिस्त है जो पूछे जाएंगे आफ्ताब से। अब आपको बताते हैं वो सवाल जो पूछे जा सकते हैं आफ्ताब से, उसकी जानकारी अब हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या तुम श्रद्धा वालकर को जानते हो? ये सवाल पूछा जाएगा। क्या वे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? ये दूसरा सवाल होगा। 50 सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार की गई है, पूरी लिस्ट है। मुंबई छोड़ने के बाद तुम लोग कहां गए थे? ये भी सवाल पुलिस जो है आफ्ताब से पूछेगी। तुम लोग अचानक दिल्ली क्यों शिफ्ट हो गए? ये सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 4, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 5 क्या होगा? तुम और श्रद्धा कब रिलेशनशिप में आए? क्या तुम उससे प्यार करते थे? ये भी सवाल होगा जो कि आफ्ताब से किया जाएगा। क्या तुम लोगों में कभी लड़ाई होती थी या तुमने श्रद्धा की पिटाई की थी? ये भी एक बार फिर से आफ्ताब से कंफर्म किया जाएगा। तुमने श्रद्धा को आखिरी बार कब देखा था? यह सवाल भी आफ्ताब के सामने होगा। क्या तुम जानते हो कि अभी श्रद्धा कहां पर है? यह महत्वपूर्ण सवाल भी होगा आफ्ताब के सामने। क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की है?
ये भी पूछेगी पुलिस। तुमने श्रद्धा को कब मारा, ये भी पूछेगी पुलिस। और 50 सवाल हैं, ऐसे ही 50 सवाल हैं। तुमने श्रद्धा को क्यों मारा, ये भी पूछा जाएगा नार्को टेस्ट के जरिए। 50 सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी है पुलिस ने, जो कि आफ्ताब के सामने रखी जाएंगे। आपको बता दें कि तुमने श्रद्धा को कैसे मारा, क्या तुमने उसका गला घोटा था, ये सवाल भी पूछेगी पुलिस इस दरमियान। क्या तुमने उसकी बॉडी को काटा था, तुमने उसको कहां फेंका था, शरीर के कटे हुए हिस्सों को फेंकने के लिए तुमने कितने चक्कर मारे थे, डिटेल में सवाल किए जाएंगे। क्या तुमने ड्रग्स ली थी, क्योंकि ड्रग्स लेने और बेचने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें आफ्ताब के ऊपर वो पेडलिंग किया करता था, ऐसा भी गंभीर आरोप लग रहा है। क्या तुम चरस लेते हो, यानी कि ड्रग्स लेते हो, चरस एक प्रकार की ड्रग्स होती है, ये सवाल भी पूछा जाएगा। क्या तुमने श्रद्धा की हत्या से पहले उसको नशीला पदार्थ दिया था, ये सवाल भी आफ्ताब के सामने होगा, जो कि पुलिस नार्को टेस्ट के दरमियान करेगी। क्या तुम्हें श्रद्धा की याद आती है, क्या तुम खुद को दोषी मानते हो, ये गंभीर सवाल भी पुलिस के द्वारा पूछा जाएगा। इसके अलावा और क्या सवाल होंगे, मर्डर के बाद तुमने फ्लैट को कैसे साफ किया, क्योंकि जब पुलिस पहुंची थी तो आपको याद होगा किसी प्रकार के कोई निशान नहीं थे, वहां पर खून के धब्बे भी उस समय नहीं मिले थे, जिसके बाद से यह अंदेशा था कि जाहिर तौर पर इसने अपने जो निशान थे वहां पर मिटा दिए होंगे, इसलिए ये सवाल जरूरी है। श्रद्धा की मर्डर के बाद तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया, ये बात भी कही गई थी कि इसने डेटिंग ऐप के जरिए, यानी कि आफ्ताब ने डेटिंग ऐप के जरिए कई लड़कियों को बुलाया था घर पर। वही श्रद्धा मामले पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी मामले को सियासी रंग दे रही है। घटना है, घटना दुर्घटना है, ये तो नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, आप इसको किसी रूप में ले लीजिए। ये तो कोई नई बात नहीं, सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर के स्टिंग किया है। ऑपरेशन का एक और वीडियो भी जारी हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी ने टिकट के बदले पैसों की वसूली की है। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में 110 सीटों के सौदे की बात है। बिंदु श्रीराम का आरोप है कि उनसे टिकट के लिए 80 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी 15 साल का हिसाब नहीं दे पा रही है, जनता के बीच जाकर वो 15 साल का विकास नहीं गिरा पा रही है, इसलिए बीजेपी मनोहर कहानियां सुना रही है। फिर पठानिया जी कहते हैं ये 5 लोग जो हैं, ये दुर्गेश पाठक जी, ये गोपाल राय जी, ये अतिशी जी और सौरभ जी, वो 5वां नाम आदिल जी का लेते नहीं है, ये 4 नाम ही लेते हैं कि ये 5 लोग जो हैं, ये सर्वे सर्वा है, पैसा इन तक पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इनका काम ही सुबह से शाम तक ये है, करते रहे। रोज मनोहर कहानियां, सुबह उठते हैं, रात को इनके जो वो है ना कैंपेनर, पुराने स्टॉक मिल गया इनको मनोहर कहानियां होगा कहीं से, वहीं से उठाते हैं, सुबह इनका कुछ करते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन जनता अब पूछ रही है, जनता पूछती है ठीक है स्टिंग, ठीक है स्टिंग पे जवाब आ जाएगा क्या होगा, लेकिन ये बताओ कि कूड़ा क्यों। और ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अपने नए स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आपको किस तरह से घेरा है, आइए आपको समझाते हैं डिटेल में हम आपको समझाने जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, ये कहना है, ये कहा गया है बीजेपी की ओर से जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया उसकी बात से। आप कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम ने स्टिंग ऑपरेशन किया, बड़ी जानकारी आपके लिए। रोहिणी वार्ड 54 से बिंदु को टिकट का वायदा था, आगे क्या होता है जान लेते हैं। बिंदु से टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए थे, जो बीजेपी लगातार कह रही है, और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भी यही सच सामने आया है, इसका दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि आप में कलेक्शन के इलाके बटे हुए हैं, यह भी आरोप लगाया है बीजेपी ने इस दरमियान। यह बड़ी बात कही गई है, आप में टिकट बांटने का गैंग सक्रिय है, यह गंभीर आरोप भी ठीक एमसीडी इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहा है। साथ ही कहा गया है कि 80 लाख देने की बात कही गई थी, पुतिन गोयल ने भी 80 लाख देने की बात कही थी।
गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश की कमेटी है, ये बात भी कही जा रही है बीजेपी की ओर से। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करती है ये कमेटी, ये गंभीर आरोप लगा है। दोनों कह रहे हैं कि लगभग 110 सीट की बुकिंग हो गई है, रकम आ गई है, 110 सीट की बुकिंग हो गई है, आप जल्दी दीजिए। जो पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। आप सुबह से शाम तक देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके नेताओं के भाषण होते हैं, उनके नेताओं के रोड शो होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जाके कहे कि हमने 15 साल काम किए थे इसलिए हमें वोट दे देना। वहीं बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने पलटवार किया। कहा कि बीजेपी ने काम किया होता, वीडियो नहीं जुटाना पड़ता। फर्जी स्टिंग से तय है बीजेपी एमसीडी चुनाव हार रही है। जिसका बीजेपी ने स्टिंग में नाम लिया, उसका पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। रही बात टिकट बेचने की, तो सच्चाई यह है कि आपने बिना पैसे के सबको टिकट दिया। कि आम आदमी पार्टी ने जब टिकट दिए, किसी को भी 1 रुपए की टिकट, 1 रुपया लेके किसी को टिकट नहीं दिया है, यही सच निकलेगा। और मैं बाकी सुनने वालों को बताना चाहता हूं, आगे भी एकदम सचेत रहें। आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस नहीं है, यहां पे पैसे से टिकट नहीं मिलती है, ग्राउंड वर्क करने से, मेहनत करने से, जनता की सेवा करने से टिकट मिलती है। भाजपा भी अपने इन फर्जी स्टिंग के जरिए एस्टैब्लिश कर पा रही है। और अब बात करते हैं मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट की। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले की जांच तेज हो गई है। मोहम्मद शारिक के माता-पिता मंगलुरु पहुंचे हैं। मोहम्मद शारिक का परिवार अस्पताल पहुंचा है। पुलिस सुरक्षा में अस्पताल पहुंचा है परिवार। शारिक से पुलिस के सामने होगी मुलाकात। तो मंगलुरु को ढेराने की साजिश रची गई थी, लेकिन यह सवाल अब तक बना हुआ है कि आखिर इस साजिश में कौन कौन शामिल था। इस बीच आपको बता दें कि मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज है। इसकी जांच जो है वो तेज कर दी गई है। मोहम्मद शारिक के माता-पिता मंगलुरु पहुंचे हैं और पुलिस के सामने की मुलाकात। If they establish it with the same fellow whom we are suspecting, then the family members will also be questioned about whatever the details they know. Okay. One male member and 3 of the female family members are there. Okay, sir. So, वहीं पुलिस ने मोहम्मद शारिक के घर से सामान जब्त किया है। मोहम्मद शारिक के मैसूर वाले घर से जब्त हुआ है सामान। आपको बता दें कि पुलिस की टीम पहुंची थी कर्नाटक के मैसूर में। शारिक किराए के घर पर कुछ महीने रहा था। मिक्सर ग्राइंडर, गैस सिलेंडर सहित विस्फोटक सामग्री और कागजात जब्त हुए हैं। विस्फोटक सामग्री का चूर्ण बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर खरीदा गया, ये बताया जा रहा है। इसका इस्तेमाल किया जाता था। कई प्रकार की रासायनिक पाउडर, कच्चा माल भी बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी अभी इस समय मिल रही है। आपको बता दें कि शारिक के घर से एक नहीं बल्कि कई सामान जब्त किए गए हैं और इसी में ब्लास्ट करने की सामग्री भी मिली है। वहीं मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और अपडेट मिल रहा है। अपडेट यह है कि आरोपी शारिक के दौरे की हो रही है जांच। मदुरै और कोयम्बटूर के दौरे की जांच हो रही है। 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर का दौरा किया था। शारिक ने जमेशा मुबीन से भी मुलाकात की थी। जमेशा मुबीन की कार विस्फोट में मौत हुई। शारिक कर्नाटक से तमिलनाडु आया था। गिरफ्तारी के डर से शिमोगा भाग गया था, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक के बाद एक ब्रेकिंग इनपुट्स आ रहे हैं। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में एक तरफ जांच तेज हो गई थी और दूसरी तरफ अब आरोपी शारिक के अलग अलग दौरों की भी जांच शुरू हो गई है। अब पूरी घटना क्या थी डिटेल में आपको बताते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में शनिवार को एक चलती ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। ऐसा धुआं उठा कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सवाल है कि यह आतंक की दस्तक दी थी या फिर कोई अनजाने में अनहोनी हुई थी। सवाल यह भी है कि ऑटो रिक्शा में बारूद को किसने प्लांट किया। खबर है कि जिस तरह से विस्फोट हुआ उस धमाके की गूंज जोरदार सुनाई थी। कर्नाटक डीजीपी ने इस बारे में बताया कि यह कोई आम धमाका नहीं बल्कि इस विस्फोट से गंभीर क्षति पहुंचने की साजिश रची गई थी।
क्योंकि धुएं के गुबार के बाद मौके से जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीरें लोगों को डराती हैं, खौफ पैदा करती हैं, क्योंकि ये मंगलुरु को दहलाने के लिए प्लांट किया गया था। और अभी इस समय 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर उस समय की है जब एक चलते ऑटो में अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके की तस्वीरें मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती हैं। धमाके के बाद मौके पर धुएं का गुबार छा जाता है, जबकि दूसरी तस्वीर मौके पर मची अफरा तफरी की है। आप देखिए किस तरीके से इसी बीच पुलिस पहुंचती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अधिकारी जांच करते हुए भी नजर आए हैं। जबकि तीसरी तस्वीर मौके से मिले कुकर की है, जिसमें बारूद प्लांट करने की बात कही गई है। आप देख रहे हैं भारत 24। मुंबई से बड़ी खबर है। सुप्रिया सुले ने महिलाओं पर टिप्पणी की है। महिला पत्रकारों के पहनावे पर टिप्पणी की गई है। महिला पत्रकार साड़ी क्यों नहीं पहनती है, सुले ने यह सवाल पूछा है। क्यों जीन्स और टॉप पहना जाता है, सुप्रिया सुले ये भी पूछती हुई नजर आई है। एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले और उन्हें महिला पत्रकारों के जीन्स पहनने से ऐतराज है, टॉप पहनने से ऐतराज है, और वो पूछ रही है कि साड़ी क्यों नहीं पहनी जाती। पत्रकार म्हणजे मला गंमत पण खूप वेळा वाटते की चॅनल मधल्या मुली साडी का नाही होऊन नेसत, ते शर्ट अँड ट्राउझर का घालतात, ते मराठी भाषा बोलताना तुम्ही पत्रकार म्हणजे मला गंमत पण खूप वेळा वाटते की चॅनल मधल्या मुली साडी का नाही होऊन नेसत, ते शर्ट अँड ट्राउझर का घालतात, ते मराठी भाषा बोलतात। बढ़ते हैं आगे। इस बीच संजय राउत ने राहुल गांधी की तारीफ की। राहुल गांधी ने फोन पर हालचाल जाना है, राजनीति में कड़वाहट ठीक नहीं, राउत का ये कहना रहा। राहुल गांधी हमेशा रिश्ता कायम रखते हैं। राहुल के बयान के बाद बढ़ा था विवाद। सावरकर को अंग्रेजों का एजेंट कहा था। शिवसेना ने राहुल पर पलटवार किया था। सावरकर पर सवाल न करने की हिदायत दी गई थी। राहुल जी ने कल रात को मुझे फोन किया, मेरे से बातचीत की। मैं जेल से छूटने के बाद मेरी तबीयत कैसी है, मैं ठीक हूँ या नहीं, इस बारे में जानकारी ली, बात की और बहुत ही प्यार से बात हुई हमारी। राहुल जी ने कहा कि हम सबको आपकी चिंता रही हमेशा, अब आप आए हैं तो ठीक रहिए और हम फिर एक बार काम करेंगे। तो राहुल जैसे एक व्यक्ति है राजनीति में जो राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद वो रिश्ता कायम रखते हैं, दोस्ती का, प्यार का, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, वो इसीलिए है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच सावरकर की चिट्ठी के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी को मीडिया के सामने रखा था और कहा था कि सावरकर अंग्रेजों की नौकर बनना चाहते थे। उन्होंने इस बात को अपनी चिट्ठी में लिखा। इस पर शिवसेना भड़क गई। उन्होंने कहा कि हमारे नाक पर राहुल गांधी टिप्पणी ना करे तो ठीक है, वरना गठबंधन पर आंच आ सकती है। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। बयानबाजी की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है, न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी।
भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी मुंबई से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मालवाड़ी में मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पिता ने की 5 साल की बेटी की हत्या। पत्नी को सबक सिखाने के लिए बेटी की हत्या हुई है। आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी मुंबई के मालवाड़ी से आपसे साझा कर रहे हैं। दिल दहला देने वाला ये मामला, मालवाड़ी में मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पिता ने 5 साल की बेटी की हत्या की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, आखिर क्या कारण रहा इस निर्मम हत्या का? कोई पिता अपने ही बेटे को कैसे मार सकता है, वो भी 5 साल की उम्र में? बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है मुंबई के मालवनी इलाके का, जो मालाड इलाके के अंतर्गत आता है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई कि पिता ने अपने 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी है। देखिए इसमें साफ तौर पर जो जानकारी सामने आई है कि पिता पिछले 6 महीने से बेरोजगार थे। इसी वजह से मानसिक रूप से वो ठीक नहीं थे, क्योंकि उन्हें घर चलाना था और बात बात से गुस्से हो जाते थे। इसी वजह से 19 नवम्बर के दिन सुबह 9:30 बजे अपनी बड़ी बेटी उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो लेकर नहीं गए। उसके बाद जो है 5 साल के मासूम था, पिता उसे जो है चाकू से रेत कर उसकी जो है हत्या कर दी। हालांकि बाद में पुलिस इस मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर ली थी, लेकिन जो जानकारी सामने अभी तक यही आई है कि जो उनके पिता है, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बेरोजगार थे, पिछले कुछ महीनों से नौकरी पर नहीं थे। इस वजह से पैसों की तंगी ये उन्हें सता रही थी। शायद मन में यही होगा कि अब मेरा परिवार कैसे चलेगा, इसी वजह से अपने बेटे की जान लेना उन्हें जो है वो समझा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। કોઈ માનતું હતું 370મી કલમ હટી જશે? કોઈ માનતું હતું? એક દિવસ સવારના પોળમાં 5મી ઓગસ્ટ 2019 નરેન્દ્રભાઈએ 370મી કલમ અને 35 બંનેનો એક સાથે ખોડો કાઢી નાખ્યો। અને આ કોંગ્રેસિયાઓ, समाजवादी पार्टी, बसपा, आप पार्टी बधाए काउ 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 चालू करी आखी संसद में कि ना हटावता लोहीनी नदियों वही जैसे। अरे राहुल बाबा, आज गुजरात में जो सांभळीने जाओ, लोहीनी नदियों छोड़ो, कोई कांकरी चारो करवानी हिम्मत नहीं थी भाई, कांकरी चारो करवा। आज काश्मीर आन बान शान नी साथे भारत मातानो अभिन्न अंग बनीने बैठू छे। मित्रों, भारत मातानो अभिन्न अंग बने 70 वर्ष सुधी आ कोंग्रेसियाओ 370 नी कलम ने पोताना बाळकनी जेम खोरामां साचवीने बैठा था। नरेंद्र भाईए एक ज कलमना झाटके 370મી कलम हटाई नाखी। मित्रों, राहुल बाबा जे आया छे, जवाब आपे राहुल बाबा। 10 वर्ष સુધી સોનિયા મનમોહનની સરકાર હતી। રોજ પાકિસ્તાનથી આલિયા, માલિયા, જમાલિયા ઘૂસી જતા હતા, આપણા જવાનોના માથા કાપીને લઈ જતા હતા। કોઈ જવાબ નતું આપતું। મોહની બાબા મનમોહન સિંહ ચૂપ થઈને ત્યાં બેઠા હતા। અને મિત્રો, હું આજે કહું છું, નરેન્દ્રભાઈને તમે પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યા। 26 સીટો गुजराते नरेंद्र मोदी नी जोड़ी में कमर नाखी दीधा भाई। आ पूनमबेन माडम ने अहींथी जीताडीने मोकल्या अने 2014 में नरेंद्र भाई वडाप्रधान बन्या। पाकिस्तान ने समझण ना पड़ी कि सरकार बदलाई गई छे। हवे कांग्रेस नी सरकार नथी, भाजपनी सरकार छे। अने हवे मोहनी बाबा मनमोहन सिंह वडाप्रधान नथी, नरेंद्र मोदी वडाप्रधान छे। मित्रों, नरेंद्र मोदी उरी ने पुलवामा में हुमलो कर्यो। 10 દિવસની અંદર एयर स्ट्राइक અને सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तानना घरमां घुसी आतंकवादीओनो खुड़दो बोलावानुं काम आपणा